संसद के विशेष सत्र का आज दूसरा दिन है। महिला आरक्षण बिल सहित 3 अहम बिल पर आज भी लोकसभा में जोरदार बहस होगी और शाम 4 बजे बिल पर वोटिंग करवाई जाएगी। इससे पहले आज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी महिला आरक्षण बिल और परिसीमन बिल पर अपना पक्ष रखेंगे और गृह मंत्री अमित शाह चर्चा पर जवाब देंगे। लोकसभा में बिल को पास करवाने के लिए कम से कम 2/3 यानी कि 360 वोट की जरूरत होगी। सरकार के पास सभी सहयोगियों के साथ महज 292 वोट मौजूद हैं और वहीं विपक्ष के पास 233 वोट हैं, जबकि 15 सदस्य किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि ये बिल 25 से 30 साल पहले ही पास हो जाना चाहिए था, लेकिन सौभाग्य से ये काम भी मेरे हिस्से में ही आया। एनडीए सरकार देश को नई दिशा देने जा रही है। पीएम ने कहा कि देश की 50% आबादी को नीतियां बनाने में अपना योगदान देना चाहिए। साथ ही विपक्षी दलों को पीएम ने चेतावनी देते हुए कहा कि जो भी बिल का विरोध करेगा उसे चुनावों में इसका खामियाजा भुगतना होगा। पीएम मोदी ने कहा कि देश की महिलाएं या पंचायत में, पार्लियामेंट में आना चाहती हैं। जो भी दल आरक्षण का विरोध करेगा महिला उन्हें माफ नहीं करेंगी। इसलिए अगर किसी दल साथ मिलकर के बिल पास कराएगा तो इससे सभी का फायदा होगा। पीएम ने कहा कि मैं पिछड़े समाज से आता हूं, इस नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं सबको साथ लेकर चलूं। निर्णय से ज्यादा नीयत को देखने की जरूरत है। मैं किसी भी राज्य के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर बोलते हुए कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने सीधे मोदी सरकार को घेरा। प्रियंका ने कहा कि सबसे पहले महिला आरक्षण की बात कांग्रेस ने ही की थी। हम डट करके महिलाओं के हक के लिए खड़े हैं, लेकिन बिना जनगणना के सभी को प्रतिनिधित्व मिलना संभव नहीं है और इस बिल को राजनीतिक फायदे के लिए लाया गया है। बीजेपी ओबीसी वर्ग का हक छीनना चाहती है। प्रियंका ने कहा कि अगर सरकार की नीयत साफ है तो सीटें बढ़ाने की क्या जरूरत है। मौजूदा 543 सीटों में ही महिला आरक्षण लागू कर दिया जाए। प्रियंका गांधी ने गृह मंत्री का नाम लेकर के सवाल उठाए और इसलिए प्रियंका का भाषण खत्म होते ही अमित शाह ने जवाब दिया। अमित शाह ने कहा कि सरकार की नीयत पर शक करना बेकार है। 130 करोड़ की आबादी की जनमत को कोई भी पार्टी मैनिपुलेट नहीं कर सकती है। जो ऐसी कोशिश करेगा उसको उसी तरह नुकसान भी होगा, जिस तरह इंदिरा गांधी को इमरजेंसी लगाने के बाद हुआ था। महिला आरक्षण बिल को लेकर के केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि विपक्ष की नीयत साफ नहीं, इसलिए वो किसी न किसी बहाने इस बिल को लटकाने की कोशिश में है। लेकिन विपक्ष का ये रवैया देश की आधी आबादी के साथ अन्याय है। चिराग पासवान ने कहा कि विपक्ष को देश की आधी आबादी सबक सिखाएगी। महिला आरक्षण बिल पर बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने लोकसभा में राहुल गांधी और अखिलेश यादव को जवाब दिया। बांसुरी स्वराज ने कहा कि ये बिल पावर ग्रैबिंग मूव नहीं बल्कि ये पावर बैलेंस का विषय है। बांसुरी स्वराज ने समाजवादी पार्टी के सवाल कि कुछ राज्यों में चुनाव हो रहे हैं और इसके लिए बिल लाने में जल्दबाजी हुई, इस पर भी जवाब दिया और कहा कि महिला आरक्षण में 40 साल की देरी हुई है और अब चुनाव का बहाना नहीं बनाया जा सकता है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने महिला आरक्षण बिल के साथ डीलिमिटेशन वाला बिल लाने को लेकर के सवाल उठाए हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि ये बिल बहुत पहले लाया जाना चाहिए। सालों तक महिलाओं का अनादर हुआ है और अब जब बिल लाया गया है तो इसके साथ डीलिमिटेशन बिल भी जोड़ दिया गया। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बीजेपी बंगाल को ही नहीं देश को भी बांटने का काम कर रही है। राज्यसभा में आज उपसभापति के लिए चुनाव होना है। नेता सदन जेपी नड्डा राज्यसभा में हरिवंश को दोबारा उपसभापति चुनने का प्रस्ताव रखेंगे। विपक्ष की तरफ से कल दोपहर 12 बजे तक के निर्धारित समय तक किसी भी उम्मीदवार के नाम का प्रस्तावित नहीं आया है और इसलिए हरिवंश के सर्वसम्मति से उपसभापति चुना जाना तय है। सभापति की घोषणा के बाद से सत्ता और विपक्ष के नेता उपसभापति को उनकी कुर्सी तक ले जाएंगे। बंगाल में एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा आदेश आया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन लोगों की अपील ट्रिब्यूनल में मंजूर हो चुकी है वो बंगाल चुनाव में वोट कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग का भी निर्देश दिया कि वो जल्द ही सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट जारी करें। बता दें कि पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में 23 और 29 अप्रैल को वोटिंग होनी है। वहीं नतीजे 4 मई को जारी होंगे। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद से ममता बनर्जी ने बीजेपी पर फर्जी वोटर बुलाने का आरोप लगाया है। सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी तृणमूल वर्कर्स को अरेस्ट करने की साजिश रच रही है। दिल्ली से सेंट्रल एजेंसी बुला ली गई है और इसलिए बंगाल के लोगों को जवाब देना पड़ेगा। उन लोगों को निकालना होगा जो उनके भारतीय होने पर सवाल खड़ा करते हैं। पश्चिम बंगाल के सामंग में टीएमसी कार्यकर्ताओं को सीआरपीएफ जवान ने थप्पड़ मारने का वीडियो सामने आया। सीआरपीएफ जवान वीडियो में शख्स की पहचान के बाद थप्पड़ मारा। टीएमसी इस पूरे मामले में बीजेपी और केंद्रीय बलों पर निशाना साध रही है। टीएमसी ने केंद्रीय बलों को बीजेपी की वर्दीधारी निजी बल का दस्ता करार दिया और कहा कि बंगाल इसे बर्दाश्त नहीं करेगा।
पश्चिम बंगाल के पुरसुरा में निर्दलीय उम्मीदवार हरप्रसाद बाग का बीजेपी समर्थकों पर मारपीट का आरोप। हरप्रसाद बाग के मुताबिक बीजेपी उम्मीदवार विमान घोष के 10 से 12 समर्थकों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बोले, मुझे किडनैप करके बुरी तरह से पीटा गया। हरप्रसाद बाद आरामबाग मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया और मेरे चुनाव में खड़ा होने से विमान बोस घबरा गए। हिमाचल प्रदेश के उधमनगर में कांग्रेस विधायक तिलक राज बेहड़ के सरकारी अधिकारियों के खिलाफ बिगड़े बोल। जहां पर गेहूं खरीद केंद्र नहीं चलने से नाराज विधायक ने अधिकारियों को जूते का माला पहनाकर घुमाने की चेतावनी दी। कांग्रेस एमएलए ने अधिकारियों को खरी खोटी सुनाने के बाद से धरने पर बैठ गए। इस बीच विधायक ने अधिकारियों के पुतले को जला दिया। गेहूं खरीद केंद्र के पोस्टर को भी आग के हवाले कर दिया गया। गोवा में अश्वेम जी बीच पर एक रिजॉर्ट में भीषण आग लग गई। फायर फाइटर्स की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। रिजॉर्ट से उठ रही आग की ऊंची ऊंची लपटें देख करके इलाके में अफरा तफरी मच गई। फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम आग लगाने के कारणों का पता लगाने की कोशिश में जुटी है। कर्नाटक के कन्नड़ा में NH52 पर एक टैंकर में जोरदार धमाका हो गया। धमाके के बाद से टैंकर में आग लग गई और आग लगते ही सड़क पर अफरा तफरी मच गई। आग की चपेट में आकर के पूरा टैंकर जलकर खाक हो गया। आग लगते ही नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक रोका गया। सड़क पर दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। भीषण गर्मी और आग की वजह से राहत और बचाव में हुई देरी। हादसे के बाद से टैंकर ड्राइवर लापता है। अधिकारी ड्राइवर की तलाश कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के श्योपुर में दर्दनाक सड़क हादसे में 4 महिलाओं की जबकि 28 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार होकर शादी की रस्म अदायगी के लिए दूसरे गांव जा रहे थे सभी लोग और तेज रफ्तार होने की वजह से अनियंत्रित होकर के ट्रॉली पलट गई। ट्रॉली में भारी संख्या में महिला, पुरुष और बच्चे सवार थे। स्थानीय लोगों की मदद से मौके पर राहत और बचाव कार्य चला गया। ट्रॉली के नीचे दबे लोगों को बाहर निकाल करके अस्पताल पहुंचाया गया। फिलहाल पुलिस की टीम हादसे की जांच में जुटी हुई है। लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी में हंगामा हुआ। अवैध कॉम्प्लेक्स तोड़ने गई लखनऊ विकास प्राधिकरण की टीम पर लोगों ने हमला कर दिया। लोगों ने अधिकारियों पर जमकर पत्थरबाजी की। हमले में जोनल अधिकारी समेत कई अन्य घायल हो गए। हंगामा कर रहे लोगों ने कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की। पुलिस ने हमले के आरोप में 2 नामजद सहित कई अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। नोएडा हिंसा मामले में पुलिस का एक्शन जारी है। अब तक 13 मुकदमे दर्ज किए गए। वहीं 62 लोगों को गिरफ्तार किया गया। साजिशकर्ता आदित्य आनंद फरार है, जिसकी तलाश जारी है। नोएडा कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने बताया कि पिछले 2 दिन से नोएडा में पूरी तरह से शांति है। मजदूरों ने अलग अलग शिफ्ट में काम करना शुरू कर दिया। कमिश्नर ने बताया कि हिंसा और आगजनी में शामिल लोग ज्यादातर नॉन लेबर हैं, जिन्होंने भीड़ को उकसाने का काम किया है। नोएडा हिंसा जांच के सामने आया है कि श्रमिकों को भड़काने के लिए सोशल मीडिया अकाउंट से अफवाह उड़ाई गई है। पड़ताल में ये भी सामने आया है कि जिस 2 सोशल मीडिया अकाउंट्स का इस्तेमाल किया गया था वो पाकिस्तान से चलाई जा रही थी, जिसमें QR कोड बनाकर के श्रमिकों को जोड़ा गया और उन्हें हिंसा और आगजनी के लिए उकसाया गया। जम्मू कश्मीर में इतिहास रच दिया गया। श्रीनगर में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। किसान कॉन्फ्रेंस में 800 से अधिक महिलाओं ने हिस्सा लिया। महिलाओं ने 33% आरक्षण को महिलाओं के लिए मजबूत कदम बताया। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा के किसान कॉन्फ्रेंस को ऐतिहासिक पल बताया। बोले कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2026 को महिला किसान का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित करके एक उचित कदम उठाया है, जो लंबे समय से देखा जा रहा सपना था। कश्मीर में अचानक से मौसम का मिजाज बदल गया। तेज हवा ने कई घर और दुकानों को नुकसान पहुंचाया। कई घरों की छतें गिर गई। डल झील में शिकार से सैर करने वाले पर्यटकों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। आंधी से किसी के जान को कोई नुकसान नहीं हुआ। इस बीच मौसम विभाग ने कश्मीर सहित आसपास के इलाकों में 24 घंटे के लिए अलर्ट जारी किया। सिक्किम के सोमगो लेक इलाके में बेमौसम बर्फबारी हो गई है। अचानक से स्नोफॉल से टूरिस्ट की संख्या में इजाफा हो रहा है। सड़क पर बिछी बर्फ की मोटी चादर बर्फबारी देख करके पर्यटकों में खुशी छा गई। टूरिस्ट बर्फबारी का मजा उठा रहे हैं। कई इलाकों में सड़कों पर बर्फ से ढकी फिसलन से ट्रैफिक बाधित हो चुका है और सड़क पर गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। इजरायल और लेबनान के बीच 10 दिन से सीज फायर के ऐलान के बाद से हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजरायल पर फिर से रॉकेट अटैक किया। कैमल शहर पर हुए रॉकेट अटैक को इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही नाकाम कर दिया, लेकिन रॉकेट का मलबा गिरने से एक 25 साल का इजरायली युवक पूरी तरह से जख्मी हो गया। हिजबुल्लाह ने इजरायल के साथ लेबनान की सरकार के सीज फायर का विरोध किया और कहा कि कोई भी सीज फायर लेबनान के सभी क्षेत्र में लागू होना चाहिए और इजरायल को आवाजाही की आजादी नहीं होनी चाहिए।
वॉशिंगटन में इजरायल और लेबनान के राजदूत के बीच सीजफायर पर सहमति हो गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल और लेबनान के बीच 10 दिन के युद्ध विराम का ऐलान कर दिया और साथ ही दोनों देशों के बीच जंग को खत्म करने और क्षेत्र में शांति स्थापित के मकसद से आगे बातचीत के लिए इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ ओन को व्हाइट हाउस में आने का न्योता भी दिया। ट्रंप ने कहा कि दुनिया भर में 9 युद्ध को सुलझाना मेरे लिए सम्मान की बात रही है और ये मेरा 10वां युद्ध होगा, तो चलिए इसे पूरा करते हैं। इजरायल और लेबनान में सीजफायर के बाद से लेबनान की राजधानी बेरूत में जश्न का माहौल है। लोगों ने देर रात तक जमकर आतिशबाजी की, हवा में गोलियां दागकर खुशी का इजहार किया। पूरी रात बेरूत के आसमान में गोलियों की आवाज गूंजती रही। इजरायली हमलों की वजह से बेघर हुए लेबनानियों की उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही उनकी घर वापसी होगी और बेरूत की सड़क के किनारे टेंट में जिंदगी गुजारने की मजबूरी से निजात मिलेगा। हालांकि हिजबुल्लाह ने पलायन कर रहे लोगों के लिए अपील की है कि जब तक स्थिति पूरी तरह से साफ न हो जाए वो घर लौटने की जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने लेबनान के साथ 10 दिन की सीजफायर पर सहमति जताते हुए कहा कि सीजफायर के बावजूद इजरायली सेना दक्षिणी लेबनान में अपने सिक्योरिटी जोन को बढ़ाती रहेगी। पीएम नेतन्याहू ने एक वीडियो संदेश जारी करके कहा कि दक्षिण लेबनान में समुद्र के सिरिया को सीमा पर माउंट डोव और माउंट हर्मोन के बाबरी हिस्सों तक हमारा सिक्योरिटी जोन है। पीएम नेतन्याहू ने सीजफायर को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि हमारे पास अब लेबनान के साथ ऐतिहासिक शांति समझौते का मौका भी है। अमेरिका के साथ दोबारा बातचीत का प्रस्ताव लेकर के तेहरान पहुंचे पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात की। इस दौरान ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची भी मौजूद थे। राष्ट्रपति पेज़ेश्कियान ने ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत में मध्यस्थता की भूमिका निभाने के लिए पाकिस्तान का आभार जताया। सीरिया के अल हसाका प्रांत के कस्रा एयर बेस में अमेरिकी सेना का आखिरी काफिला लौट गया है। बड़े बड़े ट्रकों में सैनिक अपने हथियार और साजो सामान के साथ वापस लौटते नजर आए। अमेरिकी सेना ने फरवरी से एयरबेस को खाली करना शुरू कर दिया था। अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद से सीरिया की सेना ने एयरबेस को अपने कंट्रोल में ले लिया और इसके अलावा जॉर्डन की सीमा के पास से भी अमेरिकी सेना ने एयरबेस को खाली कर दिया। सीरिया से लौटने से पहले अमेरिकी सेना ने ISIS के 5,700 आतंकवादियों को इराक की जेल में पहुंचाने का काम पूरा कर दिया। और IPL में आज गुजरात टाइटंस और कोलकाता नाइट राइडर्स की टक्कर होने वाली है। दोनों टीम्स के बीच मुकाबला शाम 7:30 बजे अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शुरू होगा। गुजरात टाइटंस 4 मैच में से लगातार 2 जीत दर्ज कर चुकी है, जबकि लगातार हार से जूझ रही KKR की टीम पहली जीत की तलाश में। IPL में गुजरात का पलड़ा कोलकाता के खिलाफ भारी है। 4 मैचेस में से 3 बार गुजरात को जीत मिली है। पंजाब किंग्स ने IPL में मुंबई इंडियंस को 7 विकेट से हरा करके चौथी जीत दर्ज की। वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में टॉस हार करके पहले बल्लेबाजी करने उतरी मुंबई ने 195 रन बनाए। जवाब में पंजाब ने 17वें ओवर में 198 रन बना करके मुकाबला अपने नाम कर लिया। पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर ने 66 और प्रभ सिमरन ने 80 रन बनाए। मुंबई के बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए महेंद्र सिंह धोनी का बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया। क्विंटन डिकॉक IPL में बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज सबसे ज्यादा 50 से अधिक रनों की पारी खेलने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए। डिकॉक ने पंजाब किंग्स के खिलाफ 25वीं बार IPL में 50 रनों का आंकड़ा पार कर लिया।